नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर तो समझिए में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात उस साजिश की जो पूरे बिहार की चिंता बढ़ा रही है। फुलवारी शरीफ टेरर मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आज आईबी ने 8 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया है जो बेहद खतरनाक साजिश की ओर इशारा कर रहा है। आईबी ने क्या अलर्ट जारी किया है, कहां के लिए अलर्ट जारी किया गया है, पहले वो जानिए और उसके बाद खबर तो समझिए कि आईबी अलर्ट के आखिर मायने क्या है। बिहार की शांति से साजिश। आईबी ने 8 जिलों को किया अलर्ट। जुमे की नमाज के बाद बिहार को जलाने की साजिश। बिहार की धरती से खतरनाक साजिश रची जा रही थी। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन और दोहा तक नफरत का जाल बुना जा रहा था। लेकिन अब इस मामले में आईबी की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया है वो और भी खतरनाक है। आईबी के अलर्ट के मुताबिक बिहार में शुक्रवार की नमाज के बाद कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश है। कट्टरपंथियों की तरफ से ये साजिश रची गई है। खासकर उत्तर बिहार के 7 से 8 जिलों के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई है। दंगा भड़काने के लिए नुपुर शर्मा के बयान को आधार बनाने की आशंका जताई गई है। शुक्रवार की नमाज के बाद उपद्रव फैलाने की साजिश हो सकती है। आईबी ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें खासकर उत्तर बिहार के जो 7-8 जिले हैं उनको लेकर ज्यादा सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। आईबी ने यह सलाह दी है कि उत्तर बिहार के जो जिले हैं जैसे किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है, दरभंगा है, अररिया है, सीतामढ़ी हो या फिर मुजफ्फरपुर, ऐसे जिलों में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की साजिश रची जा सकती है। जाहिर है आतंक की आग से बिहार को झुलसाने की साजिश रची गई है। इसी महीने यानी जुलाई में ही पीएफआई के बैनर तले पटना के एसके मेमोरियल हॉल में बड़ा सम्मेलन भी होने वाला था, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल से 1000 लोगों के आने की संभावना थी। पूछताछ में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी अतहर और अरमान ने पुलिस को बताया है कि सम्मेलन में शामिल होने के लिए लोगों को मैसेज भी भेजा जा रहा था। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझते हैं। देखिए, आईबी ने 7 से 8 जिलों में अलर्ट जारी किया है। वो कौन कौन से जिले हैं वो भी आपको बताते हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी में आईबी की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। मतलब सीमांचल और मिथिलांचल को सुलगाने की साजिश यहां पर है। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के टारगेट पर बिहार का सीमांचल इलाका है। इस संगठन के लोगों की प्लानिंग ब्रेन वॉश कर सीमांचल के बेरोजगार और अनपढ़ युवाओं को पीएफआई से जोड़ने की थी। इसलिए पूर्णिया में पीएफआई का हेडक्वार्टर बनाया गया था। हेडक्वार्टर बनाने के पीछे 2 मुख्य मकसद हो सकते हैं। कौन कौन से मकसद वो भी आपको बताते हैं। पहला मकसद ये कि यहां से सीमांचल इलाके में अपना कब्जा जमाने में पीएफआई को आसानी होती। वहीं दूसरा मकसद ये कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो वहां से नेपाल या फिर बांग्लादेश भागने में आसानी होती। मतलब साफ है कि ये एक फुल प्रूफ प्लान के तहत सब कुछ चल रहा था। अब इस पूरे मामले को एनआईए ने टेक ओवर कर लिया है और एनआईए हर पहलू पर गहनता से जांच करेगी। बढ़ते आगे, आईबी ने जिन 8 जिलों में अलर्ट जारी किया है उसमें दरभंगा भी शामिल है। आज फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार नुरुद्दीन जंगी की बिना शर्त रिहाई के लिए दरभंगा में प्रदर्शन किया गया। लहेरी सराय में प्रदर्शनकारियों ने नुरुद्दीन जंगी की फोटो लगे बैनर और पोस्टर के जरिए जुलूस की शक्ल में इस प्रदर्शन को अंजाम दिया। लोगों ने फुलवारी शरीफ मामले में गिरफ्तार सभी लोगों की बिना शर्त रिहाई का यहां पर नारा भी लगाया। साथ ही मुस्लिम को टारगेट कर बदनाम करने का आरोप लगाया गया। प्रदर्शन में गिरफ्तार नुरुद्दीन की मां भी शामिल थी। गौरतलब है कि नुरुद्दीन को पटना पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। नुरुद्दीन पेशे से एक वकील है जिस पर पीएफआई के सदस्यों की मदद करने का आरोप लगा है।
सरकार हुए बिना सबूत के गिरफ्तार लोगों को रिहा करो, सभी गिरफ्तार को रिहा करना होगा। मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना बंद करो। जो भी घटना हो रही है ये राजनीति से प्रेरित है। नसरुद्दीन की मां है। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? अपने बेटा के लिए इसके लिए मुखालफत कर रहे हैं। जो बिहार में गिरफ्तारी चल रही है, मेरा बेटा निर्दोष है। क्यों गिरफ्तार? मेरा बेटा निर्दोष है, वकालत उसका पेशा है। देखिए, वो तरवेज जलालुद्दीन नूरुद्दीन जंगी, इनकी गिरफ्तारी निश्चित तौर पर ये भाजपा की सोची समझी साजिश है। और देखिए, जाहिर है फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल की एक ही मंशा थी, गजवाए हिंद के जरिए 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील करना। पुलिस की पकड़ में आए मरगूब अहमद, दानिश और ताहिर की बातों से ये साफ तौर पर जाहिर भी होता है। एसआईटी की पूछताछ में ताहिर ने क्या कुछ कहा, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आपको। ताहिर ने कहा कि गजवाए हिंद होगा, आज नहीं तो कल होगा। इंडियन और पाकिस्तानी मुस्लिम लड़ेंगे, लीडर पाकिस्तान बनेगा, दुनिया के सारे मुसलमान पाकिस्तान के नेतृत्व में लड़ेंगे और हिंद का जो वजीर होगा उसको बांधकर सीरिया ले जाया जाएगा और वहां पर उसका फैसला किया जाएगा। ये जिहाद 2023 में होगा। पहले विश्व युद्ध के बाद खिलाफत तुर्की से 1924 में खत्म हुआ था, फिर 2024 में खिलाफत होगा। पूरी दुनिया में खिलाफत होगा, मुसलमानों का शासन होगा। तो ये तमाम चीजें एसआईटी की पूछताछ में ताहिर ने कही है, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि इनके मंसूबे कितने खतरनाक थे, कितने विध्वंस सोच के साथ इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट किया जा रहा था। जाहिर है सियासत अपनी सहूलियत के हिसाब से बयान देती है, लेकिन सियासत को भी समझना चाहिए कि ये सीधा सीधा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल में हर रोज बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जो खुलासा हुआ है उससे साफ है कि कट्टरपंथियों की नजर उन मासूमों पर थी जिन्हें आसानी से जिहादी बनाया जा सकता था। खुलासे में क्या कुछ बातें सामने आई है, अब आप उसे भी जानिए और समझाते हैं आपको। दोहा की रास लाफेल संस्था के पेन इंडिया मूवमेंट का यहां पर खुलासा हुआ है। मुस्लिम स्कूल और कॉलेजों में टैलेंट सर्च के बहाने, यानी कि टैलेंट सर्च के जरिए साजिश रची जा रही थी। स्कूल और कॉलेजों के मुस्लिम बच्चों का ब्रेन वॉश करने की यहां पर तैयारी थी। मुस्लिम बच्चों के मन में देश के खिलाफ, देश के प्रति नफरत भरने की यहां पर तैयारी चल रही थी। दोहा की संस्था रास लाफेल पीएफआई को फंडिंग करती है। पीएफआई के एक और खतरनाक मॉड्यूल का यहां पर खुलासा हुआ है, जिसमें चाकू हसिया की ट्रेनिंग के साथ ही फायर आर्म्स की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। मैदानों में यह ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसे परंपरागत हथियारों की ट्रेनिंग बंद कमरे में भी दी जाती थी। फायर आर्म्स की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। साथ ही किस अंग पर वार करने पर जल्द मौत होगी, इसकी भी पूरी जानकारी, पूरी ट्रेनिंग दी जाती थी। बढ़ते हैं आगे। बिहार के फुलवारी शरीफ से देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जाल बुना जा रहा था। बिहार पुलिस से लेकर एनआईए तक तहकीकात में लगी हुई है, लेकिन आरजेडी को यह सब बेफिजूल लगता है, क्योंकि आरजेडी अब खुलकर पीएफआई के समर्थन में उतर चुका है। आज जगदानंद सिंह ने ऐसा विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद सियासत में कई तरह के सवाल सुलगने लगे हैं। रिपोर्ट देखिए। पीएफआई के समर्थन में आरजेडी क्यों? संदिग्ध आतंकियों से आरजेडी को हमदर्दी क्यों? पीएफआई की तुलना आरएसएस से क्यों? ये तमाम सवालात इसलिए क्योंकि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल से चर्चा में आए पीएफआई के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं। जरा सुनिए पीएफआई और संदिग्ध आतंकियों से हमदर्दी रखने वाली आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का वो विवादित बयान।
पाकिस्तान से इनके टेलीफोन की बात होती है। पाकिस्तान में तो लोगों के रिश्तेदार हैं जो यहाँ से गए, वो भारत के लोग थे। तो अपने रिश्तेदारों से बात करना मतलब राष्ट्र विरोध है क्या? ये तो बताना चाहिए कौन सा वह क्रिया, कौन सा वह काम जिसके द्वारा ये साबित होता है कि टेलीफोन पर बात की गई जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। और जब जब भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक लोग पकड़े गए पाकिस्तान के एजेंट में, वो सभी आरएसएस और हिंदू लोग थे। ये जो कर रहे हैं हम सब इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। फुलवारी शरीफ से अगले 25 सालों में यानी 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की साजिश चल रही थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और यमन तक साजिश के तार जुड़े हुए हैं। अब तो एनआईए ने भी इस मामले को टेक ओवर कर लिया है। लेकिन ये सब कुछ आरजेडी के लिए मायने नहीं रखता। जगदानंद सिंह के बिना सिर पैर वाले बयान पर अब सियासत गर्म हो चली है। बयानों का प्रहार भी जारी है। जगता बाबू क्या हैं? वो हिंदू नहीं हैं, वो रिटायर हो चुके हैं। उनका मानसिक संतुलन इस समय ठीक नहीं है। अवस्था के साथ किसी के साथ हो सकता है। तो तेजस्वी यादव जी को पार्टी आगे चलाना है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम अध्यक्ष के पद से मुक्त कर देना चाहिए। महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ था, उसका पटना पुलिस ने उद्भेदन किया और ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ ऐसा मसला जिसमें केंद्रीय एजेंसी का भी बाद में सहयोग लिया गया, तो स्वाभाविक ऐसे सवाल को राजनीति के नजरिए से देखना जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। और बिहार में जो हमारी कार्य प्रणाली रही है, न कोई किसी समुदाय को टारगेट कर सकता है, न कोई किसी को परेशान कर सकता है, लेकिन कानून के नजरिए में जो अपराध है वह अपराध होता है। जगदानंद सिंह को पीएफआई के समर्थन में उतरने से पहले फुलवारी शरीफ कांड में पकड़े गए इन 4 संदिग्ध आतंकियों को गौर से देख लेना चाहिए। जलालुद्दीन, जो झारखंड पुलिस में दारोगा रह चुका है, ये एसडीपीआई का सदस्य है। अतहर परवेज, जो प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन सिमी का पूर्व सदस्य रह चुका है। अरमान मलिक और लखनऊ से गिरफ्तार नूरुद्दीन जंगी पर देश विरोधी गतिविधि चलाने का आरोप है। इन चारों के अलावा शिकंजे में आए इस ताहिर को भी जगदानंद सिंह को देख लेना चाहिए, जो पाकिस्तान में बैठे अपने रिश्तेदारों से नहीं बल्कि अपने आकाओं के संपर्क में था और गजवाए हिंद का ख्वाब देख रहा था। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान को आपने सुना, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि आरजेडी अब खुले तौर पर पीएफआई का समर्थन कर रहा है। इस बयान के सामने आने के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या आरजेडी को जांच पर कोई भरोसा नहीं है? सवाल यह भी उठता है कि क्या आरजेडी को सबसे ताकतवर एजेंसी एनआईए पर भी कोई भरोसा नहीं है? सवाल यह भी कि आरजेडी को देश की सुरक्षा से क्या कोई मतलब नहीं है? आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है, उसकी तुलना आखिर पीएफआई से क्यों की जा रही है? सवाल, और ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या सियासत देश की सुरक्षा से बड़ी है? क्योंकि जगदानंद सिंह के इस तरीके के बयान से साफ तौर पर न सिर्फ उन कट्टरपंथियों को शह मिल रहा है, बल्कि उन अधिकारी जो कि दिन रात इस पूरे मामले के खुलासे में लगे हैं, उनकी भी काम की यहां पर निंदा की जा रही है। बढ़ते हैं आगे, एक और साजिश की बात करते हैं जो उग्रवादियों ने रची थी, लेकिन पुलिस ने वक्त रहते उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस के सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है, लेकिन उस जखीरे में एक ऐसा हथियार बरामद हुआ है जिसे देखकर पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं। नक्सलियों के पास से बरामद ऐसे हथियार और कारतूस तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन तबाही के इस जखीरे में इस तरह का असलहा आपने शायद ही कभी देखा होगा। ये कोई मामूली हथियार नहीं, बल्कि 40 mm का 30 HE ग्रेनेड है। ये वो खतरनाक ग्रेनेड है जिसमें पिन का इस्तेमाल नहीं होता है और इन्हें हाथों से फेंकने की बजाय अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से टारगेट किया जाता है। इससे बड़ी तबाही मचाई जा सकती है। इस तरह का ग्रेनेड झारखंड में
पहली बार किसी उग्रवादी संगठन के पास से बरामद किया गया है, जिसे देखकर पुलिस के भी पसीने छूट रहे हैं। मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि इस बार हमें ये 40 mm HE ग्रेनेड मिला है, जो झारखंड पुलिस के द्वारा पहली बार रिकवर किया गया है। ये 40 mm जो HE ग्रेनेड है, ये एक अत्याधुनिक वेपन है और चूँकि ये काफ़ी शक्तिशाली विस्फोटक है, इसलिए इसका प्रयोग सुरक्षा बलों के खिलाफ, संवेदनशील प्रतिष्ठानों के खिलाफ या सुरक्षा बलों के या किसी भी अन्य टारगेट व्हीकल के खिलाफ किया जा सकता है। सिर्फ ग्रेनेड ही नहीं बल्कि 7,322 कारतूस, एक देसी पिस्टल, 8 वॉकी टॉकी समेत काफी संख्या में खोखा और दूसरी चीजें बरामद की गई हैं। हथियारों का ये जखीरा लातेहार पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC के सक्रिय उग्रवादी आदेश गंझू की निशानदेही पर बरामद किया है। दरअसल JMM के बालूमाथ प्रखंड अध्यक्ष दिलशेर खान की हत्या के बाद SIT और ATS की टीम लगातार इस क्षेत्र में छापेमारी अभियान चला रही थी। इसी क्रम में ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, PM नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसद मौजूद रहे। राष्ट्रपति कोविंद को यहां विदाई पत्र और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति कोविंद ने सभी का आभार जताया और पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अंबेडकर के सपनों का भारत बन रहा है और इसमें सभी की भागीदारी की जरूरत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 5 साल का कार्यकाल रविवार को खत्म हो रहा है और सोमवार को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगी। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ये विदाई समारोह आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी इस दौरान मौजूद रहे। सभी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिवादन किया। रविवार को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और सोमवार को ही हमारे देश की अगली राष्ट्रपति यानी कि द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी। संसद में भी कभी कभी मतभेद होते रहते हैं। आगे का रास्ता कैसे तय करना है, इस विषय पर विभिन्न दलों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब संसद रूपी परिवार के सदस्य हैं, जिनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है राष्ट्र रूपी विशाल संयुक्त परिवार के हित में निरंतर कार्य करते रहना। राजनीतिक प्रक्रियाएं राजनीतिक दलों के अपने तंत्रों के माध्यम से संचालित होती हैं, लेकिन पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से यह विचार करना चाहिए कि देशवासियों के विकास और कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य आवश्यक हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।